नमस्कार आत्मीय जन। आशा है आप सब लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। मेरी इच्छा सदैव होती है कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने नवीन और उपयोगी ज्ञान के साथ आपसे अपने विचार का आदान प्रदान करता रहूं, क्योंकि मेरी प्रयोगशाला आप बुद्धिजीवी लोग हैं, जहां परीक्षण होकर ही कोई सूत्र सत्य असत्य सिद्ध हो सकता है। अन्यथा किताबों में जो कुछ लिखा है वह आज के परिवेश की कल्पना करके नहीं लिखा गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। यद्यपि अति प्राचीन काल के विद्वान ऋषि लोग दिव्य ज्ञान के आधार पर ही ज्योतिष सूत्र उद्घोषित किए हैं, लेकिन भारत देश पर बहुत बार विदेशी आक्रमण हुए हैं और आक्रांताओं ने ऋषि लोगों के द्वारा उद्घोषित सूत्रों को, जो लिखित रूप में कालांतर में गुरु शिष्य परंपरा से मिला था, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिए, जला दिए, उसमें क्षेपक इंटरपोलेशन प्रविष्ट कर दिए या विद्वानों के गर्दन पर तलवार रखकर संशोधित करा दिए, ज्ञान को छिन्न भिन्न करा दिए, जिससे भारत देश की पहचान मिट जाए और बहुत हद तक भारत की पहचान मिटा दिए। इसीलिए अपने ही देश के कुछ लोग कहते हैं, या कहिए कुछ लोगों का समुदाय कहता है कि ऋषि लोगों ने कोई आविष्कार नहीं किया है, और ऐसे लोग अपने बाबा दादा की पहचान तक तो सहेज नहीं सके तो और क्या ही कहेंगे। उनसे कुछ अच्छा करने और सोचने की अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि हम अपने को जिम्मेदार समझते हैं तो हमें अपने पेट और परिवार के दायरे से बाहर निकलकर समाज और देश के लिए यथाशक्ति कुछ जरूर योगदान देना चाहिए, और जब दृढ़ विचार होगा तो वह देर सवेर कार्य रूप में जरूर परिणित होगा। इससे पहले के वीडियो में मैं कुछ शब्द ग्रह की शयन आदि अवस्था पर कहने का प्रयास किया था। उसके उपरांत आत्मीय जन ने सकारात्मक विचार व्यक्त किए थे, और उस संबंध में बहुत शोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस पाठ पर सम्यक विचार करने के उपरांत यह प्रतीत होता है कि ऋषि प्रणीत ज्ञान को जरूर ही आक्रांताओं ने छिन्न भिन्न कर दिया है, क्योंकि ग्रह की शयन आदि अवस्था से पाराशर ऋषि ने यह स्पष्ट उद्घोषित किया है कि यदि मंगल नृत्य लिप्सा अवस्था में है और वह होरोस्कोप के प्रथम या द्वितीय या सप्तम या दशम भाव में होगा तो सब प्रकार से सुख ही प्रदान करता है। यहाँ ऋषि किसी परिहार को खोजने के लिए हरगिज नहीं कहे हैं, अन्यथा तो मंगली मंगली करने वाले अब तक मेरे ऊपर जिहाद बोल देते। ऋषि मंगल की सभा अवस्था का वर्णन करते हुए श्लोक 108, 109, 110 में उद्घोषित किए हैं कि मंगल यदि सभा अवस्था में है और 5वें और 9वें भाव के अलावा अन्य भाव में स्थित है और मंगल बलहीन है, तो मनुष्य सभा में सर्वत्र सम्मान पाने वाला होता है और उसके पुत्र होते हैं। अब यहाँ विचारणीय है कि सर्वत्र सम्मान पाने वाला कौन होगा, और यहाँ भी मंगली मंगली करने वालों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। मंगल की अन्य अवस्थाओं का फलित भी दिया है, जिसका गहन अध्ययन करना चाहिए, और समाज में किसी को भय नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि यथोक्त ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। किसी भी ग्रह का किसी को अच्छा फल मिल सकता है,
और किसी दूसरे को खराब फल मिल सकता है, क्योंकि सबका हॉरोस्कोप अलग अलग होता है। मित्रों, अब मैं ग्रहों के अच्छे फल पर विचार करते हुए ऋषि प्रणीत ज्ञान को सीधा आप तक प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप परीक्षण करें और फलित से अवगत कराएं। सूर्य की नेत्रपाणी अवस्था का फल उद्घोषित करते हुए ऋषि पाराशर ने कहा है कि यदि सूर्य 5वें या 7वें या 9वें या 10वें भाव में हो तो मनुष्य सब सुखों से युक्त, बलवान, धनी और विद्वान भी होता है। मेरे साथ एक धनिक सर थे। उनके हॉरोस्कोप में 10वें भाव में उच्च का सूर्य स्थित था। मैंने उनको कहा था कि आप न्यायमूर्ति बनेंगे और वह निरंतर प्रमोशन पाते गए। और जब न्यायमूर्ति बनने का नंबर आया तो मुझे फोन किए कि मिश्र जी क्या बात है, मामला विलंबित हो रहा है, पद मिल जाएगा या किसी कारण से रह ना जाए। मैंने उनसे बोला कि होगा जरूर, आप न्यायमूर्ति जरूर बनेंगे, लेकिन 4 पद पर 4 लोग चयनित होंगे। तो यहाँ 4 लोगों का हॉरोस्कोप का ग्रह बल कार्य करेगा और सभी एक ही दिन कार्यभार ग्रहण करेंगे और तदनुसार वैसा ही फलित हुआ। सूर्य की प्रकाशन अवस्था का फलित उद्घोषित करते हुए ऋषि कहते हैं कि मनुष्य पुण्यवान, धार्मिक, धनी, दानी, सुख भोगने वाला, गर्वीला, राजसी कुल में उत्पन्न होने वाला होता है। लेकिन यहीं यह भी लिखा है कि यदि ऐसा सूर्य 5वें या 7वें भाव में हो तो पहली संतान अथवा पत्नी प्राय नष्ट हो जाती है। लेकिन किसी भी ग्रह का सभी भाव में फलित उपलब्ध नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि संपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और विलुप्त हो गया है। सभा अवस्था में सूर्य हो तो मनुष्य धार्मिक, धनी, अनेक प्रकार के विद्याओं से युक्त, सुंदर नेत्रों वाला, पवित्र आचरण करने वाला एवं कुशल वक्ता होता है। लेकिन ऐसे सूर्य का सभी भावों में फलित विलुप्त है, जो खोज का विषय है। सूर्य की नृत्य लिप्सा अवस्था का फलित उद्घोषित करते हुए ऋषि कहते हैं कि मनुष्य पंडित, सुंदर, वाक्चतुर, धार्मिक एवं धनी होता है, लेकिन सूल रोगी भी होता है। सूर्य की कौतुक अवस्था का फलित उद्घोषित करते हुए ऋषि पाराशर जी कहते हैं कि मनुष्य उत्साह वाला, महान पुत्र का पिता, दानी, सुख भोगने वाला, पत्नी सुखों वाला, अधिक बोलने वाला, कार्यकुशल, श्रेष्ठ मनुष्य होता है। और षष्ठ भाव में हो तो सब शत्रुओं का नाशक होता है, लेकिन लोगों के बीच बोलने में झिझकता है। और 5वें या 7वें भाव में सूर्य हो तो पत्नी और ज्येष्ठ संतान का नाशक होता है, लेकिन अन्य भाव का फलित विलुप्त है, जो शोध का विषय है। इसी तरह अन्य अवस्था का फलित और कुछ भावों का फलित उपलब्ध है, जो अशुभ भी लिखा है, जो शोध का विषय है। आपका बहुमूल्य समय अब अगले वीडियो में अन्य ग्रहों की विभिन्न शयन आदि अवस्था का फलित सुनाने हेतु आरक्षित करते हुए अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्ते दोस्तों,
आज मैं आपके सामने ज्योतिष विज्ञान के एक ऐसे छिपे हुए सत्य को लेकर आया हूँ जो सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलता है और लोग इससे अपरिचित होने के कारण इसको कभी प्रयोग करते नहीं देखे गए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग ज्योतिष के सभी नियम न देखकर केवल D1 चार्ट देखते हैं और किसी ग्रह की डिग्री आदि को देखकर सीधे भविष्यवाणी कर देते हैं। इससे परिणाम पूरी तरह गलत हो जाते हैं। बहुत लोगों के भविष्य कथन बहुत सत्य भी होते हैं, लेकिन किसी को ग्रहों की शयनादि अवस्था, चेष्टा, दृष्टि और विचेष्टा का प्रयोग करके भविष्य कथन करते नहीं देखा है, जबकि इसके प्रयोग करते हुए भविष्य कथन करने पर अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। वास्तव में फलित ज्योतिष पर आने से पहले हमें हॉरोस्कोप के सभी 12 भावों, उनके नक्षत्र स्वामियों, उनके उप नक्षत्र स्वामियों और उनके उप नक्षत्र स्वामियों का संपूर्ण अध्ययन करना चाहिए। इन सभी का एक सामूहिक परिणामी फल होता है, जिसे समझे बिना सीधे दशा पर आना ज्योतिष के साथ अन्याय है। जब हम किसी के हॉरोस्कोप का इस प्रकार से गहरा और माइक्रोस्कोपिक अवलोकन करते हैं, तब जाकर पता चलता है कि कोई व्यक्ति जीवन में इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर क्यों प्रतिष्ठित है। ग्रहों को शास्त्रों में लॉर्ड या देव कहा जाता है, और जब ये लॉर्ड या देव किसी को कुछ अद्भुत देने के लिए तैयार रहते हैं, तो केवल एक ग्रह 0 डिग्री का होने से कोई भी ताकत उस व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचने से नहीं रोक सकती। इस सत्य का सबसे सटीक प्रमाण मुझे 21 मई 2024 को दोपहर में लंच के समय मिला। उस दिन मैं अपने 2 एडवोकेट मित्रों के साथ एक उपनिबंधन अधिकारी महोदय से मिलने गया था। वे अधिकारी महोदय स्वयं ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार थे। बातचीत के दौरान उन्होंने विद्वानों की गणना का हवाला देते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महादशा स्वामी मंगल ग्रह 0 डिग्री पर है, जो कि मृत अवस्था माना जाता है, इसीलिए वे सरकार नहीं बना पाएंगे। उस समय मैंने बहुत ही विनम्रता से उन अधिकारी महोदय और अपने एडवोकेट मित्रों के सामने इस वैज्ञानिक ज्योतिष की पूरी गणना रखी। मैंने उन्हें समझाया कि पराशर जी के BPHS के शयनादि अवस्था अध्याय के श्लोक संख्या 49 और 50 के अनुसार केवल शयनादि अवस्था देखना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ ग्रह की चेष्टा, दृष्टि और विचेष्टा को भी देखना होता है। नियम कहता है कि यदि अवस्था के साथ ग्रह की चेष्टा शामिल है तो वह ग्रह अपना पूर्ण फल देता है। यदि ग्रह की केवल दृष्टि है तो फल मध्यम होता है, और यदि वहाँ विचेष्टा की स्थिति हो तो फल बहुत ही मामूली या कमजोर मिलता है। जैसे मंगल 7वें भाव में नृत्य लिप्सा अवस्था में है और उसकी चेष्टा भी है, तो अत्यंत शुभ फल होगा, जबकि मंगली देखने वाले तो न जाने क्या क्या बताने लगते हैं और परिहार खोजने लगते हैं और उनसे मंगल शांति पूजा पाठ करवा लो, तब तो मंगली देखने वाले की आत्मा में भी शांति आ सकती है। जब हम इस नियम से मोदी जी के हॉरोस्कोप का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। उनका महादशा स्वामी मंगल नृत्य लिप्सा अवस्था में तो था, लेकिन वह केवल दृष्टि प्रभाव में था, जिससे उसका फल मध्यम होना था। लेकिन उस समय जो अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति थे, वे केवल विचेष्टा के प्रभाव में होने से थोड़े कमजोर थे, परंतु
असली खेल उनके प्रत्यंतर दशा स्वामी और भाग्येश मरकरी ने दिखाया। उनका मरकरी नृत्य लिप्सा अवस्था में होने के साथ साथ पूर्ण चेष्टा की स्थिति में था। इस पूर्ण चेष्टा वाले मरकरी ने बृहस्पति की उस कमजोरी को पूरी तरह से ढक दिया। इतना ही नहीं, जब हम उनके दशम भाव यानी कर्म स्थान को देखते हैं तो दशम भाव का स्वामी चंद्र प्रकाशन अवस्था में होकर अपनी शुभ दृष्टि दे रहा है। दशम भाव का नक्षत्र स्वामी स्वयं मरकरी है जिसकी चेष्टा फुल है। दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी मंगल है जो नृत्य लिप्सा अवस्था में है और अपनी शुभ दृष्टि दे रहा है। इसके साथ ही उनके लग्न का उप नक्षत्र स्वामी शनि है जो नृत्य लिप्सा अवस्था में होने के साथ साथ पूर्ण चेष्टा में है, और उनके स्वयं के लग्न शुक्र भी प्रकाशन अवस्था में है और उनकी भी चेष्टा फुल है। जब इतने सारे महत्वपूर्ण बिंदु एक साथ जागृत हों तो 0 डिग्री का मंगल दशा स्वामी उन्हें भला कैसे सरकार बनाने से रोक सकता था। मैंने उसी दिन यानी परिणाम आने से 2 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि मोदी जी अपनी सरकार बनाएंगे और जून 2029 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। जून 2 हफ्ते पहले ही कह दिया था। 4 जून को परिणाम आने पर यह बात 100% सच साबित हुई। यह गणित इसलिए भी अचूक है क्योंकि इसमें जन्म के समय के ग्रह नक्षत्रों के साथ साथ व्यक्ति के प्रसिद्ध नाम का भी सीधा संबंध होता है। देखिए, पूरे संसार में खोजकर कोई भी व्यक्ति यह नहीं दिखा सकता कि जिस क्षण माननीय मोदी जी का जन्म हुआ था उसी क्षण जन्म लेने वाले किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी मोदी जी के नाम जैसा हो, और वह भी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी बड़ी पार्टी का मनोनीत चेहरा हो। ग्रहों की यह आंतरिक शक्ति कैसे अलग अलग रूपों में काम करती है, इसे समझने के लिए मैं आपको किसी अन्य परिचित के परिवार का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देता हूँ। उस परिवार में उनकी सुपुत्री के हॉरोस्कोप के 12वें भाव में जुपिटर बैठा है। सामान्य तौर पर लोग 12वें भाव के जुपिटर को खराब मान लेते हैं, लेकिन जब पराशर जी के सूत्रों से देखा गया तो वह जुपिटर वहाँ उपवेशन अवस्था में है और पूर्ण चेष्टा है तो अत्यंत शुभ फलदायक है। पराशर जी ने इसके लिए एक विशेष नियम बताया है। इस श्लोक का अर्थ है कि यदि जुपिटर उपवेशन अवस्था में हो तो वह जातक को अद्भुत ज्ञान, उत्तम संस्कार और अनेक विद्याओं का ज्ञाता बनाता है। वह बच्ची आज हूबहू वैसी ही है जो सदैव नई बातें सीखने में लगी रहती है। इसी प्रकार उस परिवार में उनके सुपुत्र के 9वें भाव का जुपिटर नृत्य लिप्सा अवस्था में है, जिसने उस बालक को अत्यंत संस्कारी, आदरणीय और परम विद्वान बनाया है। आइए अब हम पराशर जी द्वारा बताई गई सभी 12 शयन आदि अवस्थाओं के नाम और उनके प्रभावों को बहुत ही सरल रूप में समझ लेते हैं ताकि आप स्वयं भी इस गहराई को देख सकें। पहली अवस्था है शयन अवस्था। जब कोई ग्रह इस अवस्था में होता है तो वह आराम की मुद्रा में होता है। यदि शुभ ग्रह शुभ भाव में होकर पूर्ण चेष्टा में हो तो यह जीवन में आत्मिक सुख देता है, लेकिन पापी ग्रह इस अवस्था में जातक को आलसी या बीमार बना सकता है। दूसरी अवस्था है उपवेशन अवस्था। इसका अर्थ है बैठकर विचार करना या ध्यान लगाना, जिसके बारे में मैंने अभी आपको उस सुपुत्री के हॉरोस्कोप का उदाहरण देकर विस्तार से समझाया
कि यह मनुष्य को परम ज्ञानी बनाता है। तीसरी अवस्था है नेत्रपाणी अवस्था। इसका अर्थ है आंखों पर हाथ रखना या विश्राम की इच्छा करना। इस अवस्था में ग्रह थोड़ा कमजोर परिणाम देता है और मनुष्य को अपने कार्यों को पूरा करने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। चौथी अवस्था है प्रकाश अवस्था। इसका अर्थ है पूरी तरह से चमकना या समाज के सामने आना। जैसा कि मोदी जी के लग्नेश वीनस और दशम भाव का स्वामी चंद्र प्रकाशन अवस्था में होकर अपनी शुभ दृष्टि दे रहा है, इस स्थिति को देखा यह अवस्था मनुष्य को समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति और उच्च पद दिलाती है। पांचवी अवस्था है गमन अवस्था। इसका अर्थ है यात्रा की स्थिति में होना। इस अवस्था का ग्रह मनुष्य को जीवन में बहुत सी यात्राएं कराता है और जन्म स्थान से दूर ले जाकर बड़ी सफलता देता है। छठी अवस्था है आगमन अवस्था। इसका अर्थ है वापस लौट कर आना। जैसे एक मित्र के हॉरोस्कोप में मरकरी 11वें भाव में आगमन अवस्था में है, लेकिन उस पर जुपिटर की पंचम पूर्ण और शुभ दृष्टि है जो अपनी पूरी शक्ति मरकरी को दे रहा है। इसी कारण विपरीत समय में भी उन्हें बहुत ही शुभ परिणाम और धन लाभ प्राप्त हुआ। सातवीं अवस्था है सभा अवस्था। इसका अर्थ है सभा या समाज के बीच में बैठना। इस अवस्था का ग्रह मनुष्य को बहुत बड़ा वक्ता, बुद्धिमान और समाज का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है। आठवीं अवस्था है आगम अवस्था। ये अवस्था जीवन में नए अवसरों के आगमन को दर्शाती है। जब कोई ग्रह इस स्थिति में होता है तो रुके हुए कार्यों में अचानक गति आ जाती है। नवी अवस्था है भोजन अवस्था। इसका अर्थ है भोजन ग्रहण करना या पूर्ण संतुष्टि पाना। इस अवस्था का ग्रह जीवन में सभी प्रकार के सुख, वाहन और भौतिक साधन आसानी से प्रदान करता है। 10वीं अवस्था है नृत्य लिप्सा अवस्था। इसका अर्थ है नृत्य करने की तीव्र इच्छा या अत्यंत आनंदित होकर कार्य करना। जैसा कि हमने मोदी जी के मंगल, शनि और उस सुपुत्र के जुपिटर के केस में देखा, जब ग्रह इस अवस्था में होकर पूर्ण चेष्टा में होता है तो वह मनुष्य को हर चुनौती से लड़कर विजयी बनाता है। 11वीं अवस्था है कौतुक अवस्था। इसका अर्थ है उत्सव मनाना या अत्यंत हर्षित होना। पराशर जी के वर्ष 164 के अनुसार जब जुपिटर 7वें भाव में कौतुक अवस्था में हो तो मनुष्य समाज में मार्गदर्शक बनता है। उसे धन, यश, उत्तम संतान और महान वक्ता होने का गौरव प्राप्त होता है। 12वीं अवस्था है निद्रा अवस्था। इसका अर्थ है पूरी तरह से सो जाना। जब भाग्य का कारक ग्रह निद्रा अवस्था में चला जाता है तो जीवन अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे मनुष्य को जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। उसे हर छोटी सफलता के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यदि लग्न का स्वामी मजबूत हो तो मनुष्य कभी हार नहीं मानता और संघर्षों को पार करके अंत में सत्य को प्राप्त करता है। यही ज्योतिष का वास्तविक वैज्ञानिक गणित है। हमें केवल सतही नियमों को देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पराशर जी के बताए
इन गहरे और माइक्रोस्कोपिक सूत्रों को अपनाना चाहिए। आशा है कि आपको शयनादि अवस्थाओं का यह रहस्य समझ आया होगा, रुचिकर महसूस हुआ होगा। हम आगे भी इसी प्रकार प्रामाणिक ज्योतिष पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार प्रियजनों, आज मैं आप लोगों से मंगल दोष, भय, भ्रांति, नवांश की उपेक्षा, समाज और वास्तविक ज्योतिष विषय पर बात करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत गंभीरता से सुनेंगे और सही ज्योतिष के प्रचार प्रसार में आप जरूर सहयोग करेंगे, जिससे सबका भला हो। आज भारत में यदि विवाह ज्योतिष से संबंधित सबसे अधिक भय फैलाने वाला कोई शब्द है तो वह है मंगल दोष। सच कहें तो यह महामारी की तरह भारत से बाहर भी हिंदू लोगों के परिवार तक फैल गया है। करोड़ों लोग विवाह से पहले केवल यही पूछते हैं कि बालक मंगली तो नहीं है, बालिका मंगली तो नहीं है। ऐसा वातावरण बना दिया गया है मानो मंगली होने पर विवाह संबंध नष्ट हो जाएगा, पति या पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, वैवाहिक जीवन असफल हो जाएगा। परंतु प्रश्न ये है कि क्या वास्तविक ज्योतिष केवल मंगल किस भाव में है यह देखकर निर्णय सुना देती है। यदि ऐसा होता तो संसार के सभी तथाकथित मंगली लोगों का विवाह असफल होना चाहिए था, लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं दिखाई देता है।
इसका मुख्य कारण है नवांश की उपेक्षा करना और जैसा विभिन्न विद्वान लोगों ने बताया है उसको अधूरा समझकर भ्रांति और भय फैलाया जा रहा है और निर्दोष जनता की अपूरणीय क्षति हो रही है। आज अधिकांश लोग केवल जन्म कुंडली D1 देखकर विवाह का निर्णय कर देते हैं। सर्वार्थ चिंतामणि में कहा गया है कि लग्ने नूनम चिंतये देह भावम होराया वै संपदाद या सुखम च द्रेष्काणेन बंधु सौख्यम विचिन्त्य नवांशे तु कलत्र सौख्यम। अतः बिना नवांश विश्लेषण के विवाह संबंधी निर्णय अधूरा हो सकता है। केवल मंगल नहीं बल्कि वास्तविक विवाह विश्लेषण में यहाँ बताए जा रहे सभी तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि सप्तम भाव की क्या स्थिति है, मतलब उस सप्तम भाव के भाव स्वामी की क्या स्थिति है, किस राशि में है, कितना दुष्ट ग्रह के प्रभाव में है और कैसी शुभ दृष्टि प्राप्त कर रहा है, वह का किस भाव में स्थित है और किस अवस्था में है, नक्षत्र स्वामी की क्या स्थिति है, उप नक्षत्र स्वामी की क्या स्थिति है और जन्म समय बिल्कुल शुद्ध है, तब सप्तम भाव के उप नक्षत्र स्वामी को भी देखें कि उसकी क्या स्थिति है। और यह भी स्पष्ट कर दे रहा हूं कि किसी ग्रह की क्या स्थिति है और वह विचारणीय भाव के लिए कैसा है, कितना बलवान है, क्या अपनी दशा और अंतर्दशा में अभीष्ट फल दे सकेगा। यह 100% सही तथ्य है कि यह बताने में ही ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान चाहिए। इसके अभाव में 99.99% विद्वान ज्योतिर्विद लोगों से भी गलती होती है। तो आप लोग खुद विचार करिए कि होरोस्कोप के 1 या 2 या 4 या 7 या 8 या 12 भाव में मंगल देखते ही कैसे कहने का लोग दावा करते हैं कि होरोस्कोप में मंगल वैवाहिक कष्ट देने वाला बहुत क्रूर ग्रह है। ये दोष कैसे लोग बताकर गुमराह कर देते हैं और लोग भटकते रहते हैं। पुनः स्मरण करा दे रहा हूं कि वास्तविक विवाह विश्लेषण में यहाँ बताए जा रहे सभी तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि सप्तमेश की क्या स्थिति है उसको भी जैसा अभी पहले बताया वैसे ही उसका भी विचारण करना है। और इसी तरह शुक्र गुरु नवांश दशा गोचर ग्रह अवस्था नक्षत्र उप स्वामी सब लॉर्ड मानसिक दशा पारिवारिक और आर्थिक स्थिति सामाजिक परिस्थिति इन सबको विचार किए बिना केवल बहुत अशुभ मंगल होरोस्कोप के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में से किसी एक में है कह देना अत्यंत सरल है। जबकि पाराशर जी ने अपने ग्रंथ बृहत पाराशर होरा शास्त्र के ग्रह अवस्था अध्याय में ग्रहों की अवस्थाओं का अध्ययन करके तब फलित बताने के लिए कहा है। मंगल की नृत्य लिप्सा अवस्था के विषय में पाराशर जी शुभ फल बताते हैं कि राज्य से धन दानशीलता सुख समृद्धि फल मिलते हैं। और आगे कहा है कि यदि मंगल ग्रह होरोस्कोप के प्रथम या द्वितीय या सप्तम या दशम किसी एक भाव में नृत्य लिप्सा अवस्था में हो तो जातक सभी तरह से सुख प्राप्त करता है। और ये कहा है कि नृत्य लिप्सा अवस्था में मंगल यदि अष्टम और नवम भाव में हो तब जातक अनेक दुख पाने वाला धर्म हानि से युक्त होता है और अब मृत्यु से भय होता है। और पुनः कहा है कि 12वें मंगल नृत्य लिप्सा अवस्था में है तो मनुष्य के पुत्र नष्ट हो जाते हैं। ये ब्रह्मा जी ने कहा है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात ध्यान देने वाली है कि पाराशर जी ने मंगल की नृत्य लिप्सा अवस्था जानकर तब उन भाव में मंगल का फलित कहा है, जबकि लोग केवल लग्न चक्र से और ग्रह की अवस्था जाने बिना गलत कथन करते हैं। अब विचारणीय बात यह है कि जिन भावों को आधुनिक ज्योतिषी मंगल दोष कहकर भय का कारण बनाते हैं उन्हीं भावों में पाराशर जी कुछ अवस्थाओं में अत्यंत शुभ फल भी बता रहे हैं और लोग पाराशर जी के उपदेश को जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं
कि ग्रह की अवस्था किसी सॉफ्टवेयर से जाना जा सकता है तो उसको भी देख लें। बहुत अचरज की बात है कि लोग ग्रह की अवस्था बालक और युवा और वृद्ध आदि आदि जानते हैं, जिसका मंगल की नृत्य लिप्सा अवस्था से कोई संबंध नहीं है। मतलब शास्त्रीय ग्रंथों को यांत्रिक रूप से नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ग्रह अवस्था अध्याय में एक स्थान पर 12वें मंगल से पुत्र हानि जैसा कठोर फल भी कहा गया है। लेकिन सबसे पहले पाराशर जी ने ग्रह अवस्था अध्याय में कहा है। ये बात गंभीरता से सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए, न कि केवल 12वां भाव में मंगल देख लिए तो पूरा ज्योतिष अध्ययन पूरा हो गया। यदि उसे शब्दशः सत्य मान लें तो संसार के प्रत्येक 12वें मंगल वाले व्यक्ति के पुत्र मर जाने चाहिए, जो व्यवहार में असत्य है, क्योंकि मेरे पास इन सभी बातों का समुचित उत्तर देने के लिए जरूर कुछ जन्म विवरण हैं, जिनके आधार पर बने होरोस्कोप और जातक लोगों का सफल जीवन देखते हुए मैं अपनी बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इससे स्पष्ट है कि शास्त्रीय श्लोक संदर्भ आधारित होते हैं। दशा, अवस्था, दृष्टि, बल, योग और संपूर्ण होरोस्कोप का अध्ययन करना आवश्यक है और केवल एक सूत्र से जीवन का निर्णय नहीं हो सकता है। अब इस हेतु एक अध्ययन यह भी है कि बृहस्पति मंगल दोष को शांत कर सकता है। अनेक अनुभवी ज्योतिषियों का अनुभव है और परिहार में भी लिखा है कि यदि मंगल पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव हो, दृष्टि हो, युति हो अथवा अन्य संबंध द्वारा बृहस्पति की शुभता मंगल को प्राप्त हो रही है तो मंगल की उग्रता अत्यधिक कम हो जाती है। इसलिए केवल मंगल अमुक भाव में है और बहुत दोष उत्पन्न हो गया है कहना सही नहीं है। कुछ लोग तो मंगल और राहु को एक साथ पहले बताए गए किसी एक भाव में देखकर अंगारक दोष तक बताते हैं। तो क्या वास्तव में यह उतना भयंकर है या ये बात कैसे कह रहे हैं, विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मंगल राहु युति को अंगारक दोष कहकर भी अत्यधिक भय फैलाया जाता है। परंतु प्रख्यात मुकुंद दैवाज्ञ इंडियन एस्ट्रोलॉजर एंड रिसर्चर के शोधानुसार राहु के साथ रहने पर मंगल की अंगारक शक्ति अनेक स्थितियों में क्षीण हो सकती है। व्यवहार में भी यह युति तकनीकी प्रतिभा, अनुसंधान क्षमता, राजनीतिक साहस अथवा असाधारण सफलता दे सकती है। केपी एस्ट्रोलॉजी और ईपीएस एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से वैवाहिक असफलता का कारण केवल मंगल नहीं माना जाता है। केपी के अनुसार कोई भी ग्रह यदि सप्तम भाव से संबंधित हो, वह अत्यंत हानिकारक हो तथा दशा में सिग्निफिकेटर बन जाए तो वैवाहिक तनाव या विफलता दे सकता है। कुछ वरिष्ठ केपी ज्योतिषियों ने यह विचार भी रखा कि मंगल जब सूर्य के नक्षत्र में होता है तब वास्तविक मंगल दोष अधिक सक्रिय हो सकता है, लेकिन यह भी तब सही हो सकता है यदि यह नियम कम से कम 100 होरोस्कोप में सही फिट बैठता हो। लेकिन ऐसा कोई अध्ययन किसी ने नहीं किया है। ईपीएस एस्ट्रोलॉजी अर्थात एक्सटेंडेड प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी इस विश्लेषण को और आगे ले जाता है। इस सिस्टम से वैवाहिक संबंध हेतु कुंडली मिलान की विधि पर मैं अभी खुलकर बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसको अभी डॉक्टर काशीनाथ जी जनता के सामने प्रकाशित नहीं किए हैं, उसको केवल क्लास में बताया गया है। संक्षेप में यह है कि ईपीएस एस्ट्रोलॉजी में सीएसटी, सबलॉर्ड, सब-सबलॉर्ड, डीबीए और प्लैनेटरी इंटरलिंक्ड थ्योरी को भी महत्व दिया जाता है। मत है कि जब तक किसी अभीष्ट फलित के लिए ग्रहों की इंटरलिंक्ड चेन पूरी नहीं होती है तब तक घटना वास्तविक रूप से घटित नहीं होती है। ग्रहों से अधिक समाज का असर वैवाहिक स्थिति पर होता है। ये बात इससे स्पष्ट है कि जब तक दहेज प्रतिषेध अधिनियम नहीं बना था और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं बना था तब तक विवाह विच्छेद कम होते थे
और अब छोटी छोटी बात पर परिवार न्यायालय पूरे देश का भरा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक 20 साल के अंदर अब पैदा होने वालों के हॉरोस्कोप में वैवाहिक विच्छेद करने वाले ग्रह की बार आ गई है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या विवाह का समय केवल ग्रह निर्धारित करते हैं? यदि ऐसा होता तो इतिहास में सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार विवाह प्रथाएं क्यों बदलती रही हैं? उदाहरणार्थ, भारत में विदेशी आक्रमणों और मुगल कालीन असुरक्षा के समय अनेक परिवार अपनी कन्याओं की सुरक्षा हेतु बहुत कम उम्र में विवाह किए। अब प्रश्न यह है कि क्या उस समय करोड़ों कन्याओं के ग्रह एक साथ बाल विवाह योग बना रहे थे, या समाज, भय, सुरक्षा और राजनीतिक परिस्थितियां विवाह की आयु को प्रभावित कर रही थी? स्पष्टतः सामाजिक परिस्थिति अत्यंत प्रभावशाली थी। अब ग्रह की स्थिति का अध्ययन करने के समय आधुनिक भारत में विवाह में देरी क्यों बढ़ी, यह भी विचारणीय है। अब शिक्षा बढ़ी, शहरीकरण बढ़ा, नौकरी की प्रतिस्पर्धा बढ़ी, आर्थिक दबाव बढ़े और करियर प्राथमिकता बन गया। फलस्वरूप विवाह की औसत आयु बढ़ गई। इसमें सीधे सीधे सबकी हॉरोस्कोप में विवाह देरी से कराने वाले ग्रह नहीं प्रभावित करने लगे हैं। यदि 1956 के पहले बाल विवाह होता था या अधिकांश विवाह 15 वर्ष से 20 वर्ष में होते थे, जबकि आजकल विवाह की सामान्य आयु 28 वर्ष से 35 वर्ष तक पहुंच रही है, तो क्या करोड़ों लोगों की ग्रह दशाएं अचानक बदल गई हैं या समाज बदल गया है? यहाँ विवाह विषय पर ज्योतिष और समाज शास्त्र दोनों को साथ देखकर समझना होगा। एक विचित्र बात यह है कि जाति समुदाय अनुसार भी विवाह का समय होता है। जहाँ हॉरोस्कोप का नियम शायद आंशिक लागू होता होगा, क्योंकि इस विषय पर कोई अध्ययन गंभीरता से नहीं हुआ है। मतलब भारत में या पूरे विश्व में विवाह केवल ग्रहों से निर्धारित नहीं होता। अनेक समुदायों में विवाह उनकी धार्मिक परंपराओं अनुसार होता है, जातीय रीति से होता है, कृषि चक्र अनुसार होता है, आर्थिक समय ठीक होने पर विवाह होता है और सामाजिक अनुमति के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए, कुछ जातियों में फसल बिकने के बाद विवाह अधिक होते हैं। कुछ समुदायों में विशेष महीनों में विवाह निषिद्ध माने जाते हैं। मुस्लिम समुदाय में विवाह समय की परंपराएं हिंदू विवाह मुहूर्त से भिन्न हो सकती हैं। यदि ऐसा है तो स्पष्ट है कि सभी लोगों का विवाह केवल व्यक्तिगत ग्रह दशा से नहीं, बल्कि सामूहिक सामाजिक संरचना से भी प्रभावित होता है। अब हम कह सकते हैं कि भाग्य केवल जातक के ग्रहों से नहीं बनता है, तो जातक की वैवाहिक स्थिति भी उसी अनुसार प्रभावित होगी। मनुष्य का भाग्य केवल उसकी जन्म कुंडली से निर्धारित नहीं होता, बल्कि उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता का, परिवार का, समाज का, आर्थिक व्यवस्था का, शिक्षा का, सरकार का, कानून का तथा राष्ट्र की परिस्थितियों का। उदाहरण के लिए, भारत में कुछ विधि डिग्रीधारी लोग अत्यंत कम आय पर संघर्ष करते हैं, जबकि अमेरिका में साधारण नोटरी कार्य से भी अपेक्षाकृत अधिक आय संभव है। अतः एक ही ग्रह स्थिति अलग अलग देशों और अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न परिणाम दे सकता है। इसका मतलब वास्तविक ज्योतिष वैसी होनी चाहिए जो भय नहीं फैलाती है। नवांश और अन्य वर्ग चक्र भी देखती है, दशा देखती है, गोचर देखती है, अवस्था देखती है, समाज और समय को समझती है तथा संपूर्ण जीवन संदर्भ का अध्ययन करती है। जो ज्योतिष केवल मंगल दोष कहकर भय उत्पन्न करे, लेकिन नवांश और अन्य वर्ग चक्र न देखे, दशा न देखे, मैरिज की टाइमिंग न बताए, सामाजिक संदर्भ न समझे, उसका निर्णय अधूरा हो सकता है। निष्कर्ष यह है कि मंगल दोष का विषय अत्यंत जटिल है। इसे केवल भय का व्यापार बना देना ज्योतिष और समाज दोनों के साथ अन्याय है। भविष्य का शोधपरक ज्योतिष संभवतः
सही सही होरोस्कोप बनाना, सभी ग्रह अवस्था, नक्षत्र, उप नक्षत्र, उप नक्षत्र, वर्ग चक्र, दशा गोचर सबको साथ में लेकर चलेगा। और ज्योतिषी का आध्यात्मिक रूप से शक्ति संपन्न होना जरूरी होगा, और वह समाज, इतिहास, अर्थव्यवस्था, मनोविज्ञान तथा वास्तविक जीवन परिस्थितियों को साथ लेकर चलेगा। तब ज्योतिष की स्थिति संदेहास्पद नहीं होगी। वर्तमान में भी वास्तविक ज्योतिष भय नहीं, बल्कि विवेक, संतुलन और गहन विश्लेषण का माध्यम होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।